जरा सोचो, यदि आप लाइट के स्पीड में ट्रेवल कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप ऐसी मशीन बना लेते हो जो लाइट के स्पीड से चल सके तो आप कभी भी भूतकाल या भविष्य काल में जा सकते हो। 1, 2, 3, come on! हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो साइंस की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। आपका साइंस कुल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 80 मार्क्स आपको थ्योरी के मिलेंगे और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के। और ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में ही ली जाएगी और मार्क्स भी आपकी स्कूल ही प्रोवाइड करेगी। और 80 मार्क्स एग्जाम के थ्रू मिलेंगे, जिसमें से 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव होंगे और 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। मजे की बात बता देता हूं कि आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। 40 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसकी जगह पे आपको 48 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और आपको चुन करके कोई 40 बनाने हैं। और अगर आप 40 से ज्यादा क्वेश्चन बनाते हो और वो सही भी होते हैं तो आपको मैक्सिमम 40 अंक ही मिलेंगे। और सब्जेक्टिव में भी आपको जितने क्वेश्चंस बनाने होंगे उनसे ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, ताकि आप चुन करके सबसे अच्छे और आसान शब्दों का आंसर लिख सको। यानी आसान भाषा में कहूं तो अगर आपका कोई चैप्टर छूट गया है या आपकी सिलेबस में थोड़ी सी कमी भी है पूरी होने में, तो भी आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो और टॉप कर सकते हो, टॉप 10 के लिस्ट में आ सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। इस विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम 12th क्लास में जानेंगे। फिलहाल हम इसके परिभाषा को याद रखते हैं। ये तो थी बुक की भाषा, पढ़ाई की भाषा। अब मैं आपको शुद्ध बिहारी भाषा में समझाता हूं कि ये लाइट क्या है और इसका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ किसी चीज को देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम किसी चीज को कैसे देख पाएंगे, तो आप कहोगे आंख जरूरी है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा कि अब से आप सिर्फ आंख नहीं कहोगे, हमें किसी भी चीज को देखने के लिए आंख के साथ साथ प्रकाश की भी जरूरत होगी। लाइट का भी होना बहुत जरूरी है, वरना आप देखते ही हो रात के समय में अंधेरा आपको दिखता है। हम किसी चीज को कैसे दिखते हैं? तो सूर्य या बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो सबसे पहले वस्तु पे पड़ती है और पुनः उससे टकराने के बाद परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात अगर प्रकाश वस्तु पे ना पड़े और हमारे आंखों तक नहीं पहुंचे तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। सिंपल सी बात है कि आप बहुत नीला, पीला, हरा, लाल इस तरह के रंग देखते हैं। जब इस पे व्हाइट लाइट पड़ता है, आप 8th क्लास में पढ़े होंगे कि ये जो व्हाइट लाइट होता है, श्वेत प्रकाश होता है, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब ये हरे रंग पे पड़ती है तो ये हरे रंग को छोड़ के बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और चूंकि हरे रंग का वो पहले से ही है, इसलिए हरा रंग जो है बहुत कम एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है और बाकी के हरे भाग को जो है वो परावर्तित कर देती है और हमें वो वस्तु हरा दिखता है। अगर वो वस्तु रंग को परावर्तित ना करे तो वो पूरा का पूरा काला दिखेगा, जैसे कि हमें रात में अंधेरे के समय सब कुछ काला दिखता है। चलिए पुनः हम अपने चैप्टर पे आते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति पे। तो प्रकाश की पहली प्रकृति है, प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है। यानी कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी रेखा में पास करती है। ये ऐसे 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 पास नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सीधी रेखा में पास करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दे तो प्रकाश का मार्ग जो है यहाँ से अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा और हमें इसकी यहाँ पे परछाई दिखेगी। परछाई इसलिए दिख रही है क्योंकि इसने प्रकाश के मार्ग को रोक दिया। इधर से तो प्रकाश जा रही है परंतु इधर से प्रकाश नहीं जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अंधेरा दिख रहा है।
तो दूसरी प्रकृति है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात यानी वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओ और कितने भी जोर से चिल्लाओ, साउंड MP3 कुछ भी बजाओ, आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे हवा नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। पर लाइट के साथ ऐसा नहीं है। लाइट निर्वात यानी वैक्यूम में भी पास कर सकती है, तभी तो सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर से सूरज की रोशनी हम तक पहुंच पा रही है। तीसरी प्रकृति है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, कि प्रकाश की जो गति है, इसको इसी के लिए जाना जाता है, सबसे अधिक होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ही ये 3 लाख किलोमीटर तक चली जाएगी। और इसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगी कि प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में कितनी होती है, और आपको बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, और जिसमें आपको टिक करना है वो आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये डाटा आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही प्रकाश की चाल है हवा या निर्वात में। निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, हवा में 2,99,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चूंकि ये 3 लाख के ही लगभग बराबर है, इसलिए इसे भी हम निर्वात के बराबर ही मानते हैं। उसके बाद पानी में जो प्रकाश की चाल है वो है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे, जैसे जैसे माध्यम बदलेगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल भी बदलती जाएगी। पानी में जो चाल हो जाएगी प्रकाश की वो होगी 2 × पानी में जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। शीशे में जो शीशा में जो चाल होगी प्रकाश की वो होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या इससे जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको किसी और वीडियो में सुनाऊंगा। फिलहाल हम अपने सिलेबस की पढ़ाई करते हैं। आगे हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई बल्ब है, लाइट का सोर्स है, और इस तरह से कोई यहाँ पे एक शीशा या फिर दीवार है जिससे टकरा के लाइट फिर से इसी दिशा में, देख सकते हो ये तीर बता रही है कि प्रकाश जो है इस दिशा में चल रही है, और इस दीवार से टकराने के बाद फिर से इसी दिशा में वापस लौट के जा रही है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है परावर्तन के नियम। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। 2016, 17, 18, 19 हर एक साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आंसर है 2 नियम है। वो दोनों नियम मैं आपको बताता हूं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका क्या अर्थ है, आइए वो समझते हैं। ये जो किरण जा रही है इसे हम आपतित किरण कहते हैं, यानी जो वस्तु से निकल के, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु से निकल के परावर्तक सतह पे पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। यानी ये मेरा आपतित किरण है। इंग्लिश में इसे इंसिडेंस रे कहते हैं। ये भी इंग्लिश भी आपको याद रखना है। और पुनः सतह से टकराने के बाद ये जो वापस लौट रही है उसी दिशा में, इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्टेड रे। ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण है। और ठीक ये जो सतह है, मान लेते हैं कि ये एक दर्पण है,
इसका क्या अर्थ हुआ, ये जो हम ऐसे ऐसे लाइनिंग कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये पीछे से कलर्ड किया गया है, सिल्वर किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है, ताकि लाइट इससे टकरा के पुनः उसी दिशा में निकल जाए। अगर ये पॉलिश नहीं रहेगी तो लाइट इससे आगे अपवर्तित होके निकल जाएगी। अपवर्तित होना या अपवर्तन क्या होता है हम आगे इसी चैप्टर में जानेंगे। फिलहाल हम परावर्तन को समझते हैं। तो ये पॉलिश किया गया है, सिल्वर्ड है। अब इसी सतह पे एक अभिलंब, अभिलंब का मतलब क्या होता है, लंब, यानी 90 डिग्री वाला। मैथ में आप पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर लंब, वही अभिलंब है जो कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। ये इसका अभिलंब हो गया। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होगा, एक ही प्लेन में होगा। इसका अर्थ यह होता है कि अगर हम इस बोर्ड पे, ये बोर्ड आपका एक प्लेन है, ये अगर इसको माने तो ये एक प्लेन है, ऐसे कर दिए ये एक अलग प्लेन हो गया, ये बोर्ड एक अलग प्लेन है। तो यानी कि अगर हम आपतित किरण को इस बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं तो परावर्तित किरण को भी इस बोर्ड पे ही हमें ड्रॉ करना है। हम ऐसे करके इधर से नहीं निकाल सकते हैं, बोर्ड से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वरना तल बदल जाएगा, प्लेन बदल जाएगा। और अभिलंब भी हमें इस बोर्ड पे ही ड्रॉ करने हैं। ये तीनों का तीनों जो है एक ही तल, एक ही प्लेन में स्थित होगा। और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। मतलब है कि आपतन कोण ये और परावर्तन कोण ये, इसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि आप पढ़ चुके हो आपतित किरण को इंसिडेंस रे कहते हैं, इसलिए आपतन कोण को हम आई से दिखाएंगे। आपतन कोण इसको एंगल आई से दिखाएंगे और परावर्तन कोण को एंगल आर से दिखाएंगे। आपसे इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो आप याद रखोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों ही कोण बराबर होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाए अगर ये 30 डिग्री का है तो बताओ ये कितना होगा, तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से आप बता सकते हो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए ये भी हमारा 30 डिग्री का ही होगा। चलिए इसी पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है, ये कहीं से प्रकाश आ रही है, ये आपतन कोण है, ये वस्तु के तरफ, ये तीर बता रही है कि परावर्तित सतह की तरफ आ रही है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और इस दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, वो 120 डिग्री है। तो आपको बताना है एंगल आई क्या होगा और एंगल आर क्या होगा, है ना। देखो अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, इसमें आप दिमाग लगाओगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, तो एक अभिलंब होता है। तो हम एक अभिलंब यहां से ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एंगल आई है और ये मान लेते हैं एंगल आर है। चूंकि हम नियम के अनुसार जानते हैं कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, तो एक इक्वेशन लिखेंगे एंगल आई प्लस एंगल आर, इस क्वेश्चन के अनुसार मेरा 120 डिग्री का होगा। चूंकि ये दोनों बराबर है इसलिए लिख सकते हैं 2 इंटू एंगल आई इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसीलिए एंगल आई कितना हो गया, 120/2 यानी कि 60। इसलिए एंगल आर भी हो जाएगा मेरा 60 डिग्री, यानी ये भी मेरा 60 डिग्री हो गया और ये भी मेरा 60 डिग्री हो गया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप आसानी से बना सकते हो। तो आगे हम दर्पण के विषय में पढ़ेंगे। तो दर्पण क्या होता है,
तो दर्पण वह चिकनी पॉलिश की हुई सतह होती है जो परावर्तन के सिद्धांत पे प्रतिबिंब का निर्माण करता है। हमें बेसिकली 10th में 3 तरह के दर्पण के विषय में पढ़ना है, जिसमें से एक है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है अवतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण को कनकेव मिरर। आपको सबका इंग्लिश भी याद रखना है क्योंकि ये जमाना जो है हाईटेक है। अब आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको समतल दर्पण के विषय में बताऊंगा। तो समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो और वो हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनाता हो। तो चलिए हम समतल दर्पण के गुण जानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी के बारे में आप जानोगे आगे। समतल दर्पण में ये याद रखो कि जब भी पूछी जाए कि समतल दूरी की फोकस दूरी क्या होती है तो आप अनंत पे टिक करोगे। दूसरी है यह हमेशा वस्तु के बराबर एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब है कि हम वस्तु को समतल दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पे रखे, ये हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाएगा और वो भी हमेशा सीधा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। मतलब है कि जितनी दूरी पे आप दर्पण के सामने वस्तु को रखोगे, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पे प्रतिबिंब बनेगी। चौथी प्रॉपर्टी है इसमें पार्श्व परिवर्तन की प्रक्रिया देखी जाती है। पार्श्व परिवर्तन मतलब होता है दायां का बायां और बायां का दायां दिखना। मतलब कि जब आप दर्पण में देखोगे तो आपके शरीर के दाएं हिस्से का भाग जो है दर्पण में आपको बायां प्रतीत होगा। तो पार्श्व परिवर्तन पे ही एक प्रश्न पूछी जाती है कि एम्बुलेंस को उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो उसका उत्तर है कि जब एम्बुलेंस चलती है तो उसके आगे जो भी व्हीकल, जो भी गाड़ी जाती है, उसके साइड मिरर में जब इसकी प्रतिबिंब बनता है तो वो पार्श्व परिवर्तन के कारण एम्बुलेंस जो कि उल्टा लिखा है वो सीधा दिखने लगता है और ड्राइवर समझ जाता है कि पीछे एम्बुलेंस है और वो उसे जाने के लिए रास्ता दे देता है। तो इस तरह से समतल दर्पण का टॉपिक जो है खत्म होता है। आगे के वीडियो में मैं अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पहले इसे पूरा कंप्लीट करें फिर उस वीडियो पे जाएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त तक भी पहुंचाएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।